इंग्लैंड और भारत के बीच में जो है वो टेस्ट मैच सीरीज़ खेली जा रही है। उसका पहला मैच जो है वो स्टार्ट हुआ था और 2 दिन जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। पहले दिन पे और दूसरे दिन पे क्या अंतर रहा उसके बारे में अगर बात करें तो पहला दिन जो था वो टोटली इंडिया ने डोमिनेट किया था, एक तरफा डोमिनेट किया था बिना किसी शक के। जायसवाल की बात कर लो, पंत की बात कर लो, बात करो आप कप्तान गिल की, सब ने जो था अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और बढ़िया जो है वो स्टार्ट दिया। 433 रन के आसपास जो थे वो 430 रन के आसपास 3 विकेट गिरे थे इंडिया के। 471 पे ऑल आउट हो गई इंडिया दूसरे दिन पे। पहला दिन पूरा डोमिनेट किया, दूसरे दिन इंग्लैंड आई, इंग्लैंड ने कमबैक किया 40 रन के अंदर अंदर जो है वो 7 विकेट इंडिया के गिरा दिए। अब ये सोचने वाली बात है, 7 विकेट इतनी जल्दी गिरा दिए, कहीं इंडिया ने कोई जल्दबाजी कर दी और इंडिया ने कहीं अपने आप को बैकफुट पे खुद ही तो नहीं धकेल लिया। बिकॉज आप जब ये दूसरा आंकड़ा देखोगे, जब इंग्लैंड बैटिंग करने कल उतरी थी तो उन्होंने तो अपना बेसबॉल जो है वो कंटिन्यू रखा और वो आंकड़ा ऐसे है कि इंग्लैंड ने जब बैटिंग की है तो जैक क्रोली आउट हो गए 4 रन बना के 6 बॉलों में, एक बाउंड्री आई, वो भी एज की आई थी, उसके अलावा कोई रन नहीं आया और जैक क्रोली को बुमराह ने आउट कर दिया। स्लिप में कैच हो गए, करुण नायर ने बढ़िया कैच पकड़ा। उसके बाद जो है वो बेन डकेट और ओली पॉप, इन दोनों ने ऐसी जो है वो साझेदारी वहाँ पे कर दी कि इंडिया को समझ में नहीं आया करना क्या है। बेसबॉल जो है वहाँ पे दिखा एक्चुअली। बिकॉज फिर 62 रन बनाए 94 गेंदों में बेन डकेट ने, ओली पॉप ने जो है वो 100 रन बना दिए कल शाम को, दिन खत्म होते होते 131 बॉलों में। तो उन दोनों ने तो बढ़िया स्टार्ट दे दिया और जो इंग्लैंड की पारी है वो 209 रन पे 3 आउट है। और तीसरा विकेट जो गिरा था वो सबसे महत्वपूर्ण विकेट था जो रूट का। इंडिया ने अगर कल के दिन में कुछ हासिल किया तो वो जो रूट का विकेट है। बिकॉज अगर जो रूट कल नाबाद चले जाते पवेलियन के अंदर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती आज तीसरे दिन के ऊपर। बिकॉज जो रूट को एक बार आउट करना बड़ा मुश्किल होने वाला था, फिर जो रूट आसानी से आउट नहीं होने वाले थे। सो कल ही मौका था और कल इंडिया ने कर लिया। उसके लिए जो है इंडिया काबिल तारीफ है, तारीफ बनती है बॉलर्स की। जोर लगाया, शॉर्ट बॉल पे आउट करा दिया। चलो, लेकिन अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम दूसरी है कि हैरी ब्रूक जो है वो भी आउट हो जाते, वो बुमराह की 9 बॉल हो गई। अब दिन आज का है तीसरा दिन। अब यहाँ से क्या हो सकता है, क्या इंडिया के फेवर में ये मैच जा सकता है या फिर ये मैच इंग्लैंड इंडिया से आज ही पहले और दूसरे सेशन के बाद दूर ले जाएगी। बिकॉज इतना मान के चलिए जो बेन स्टोक्स हैं वो रिजल्ट के लिए जाएंगे, उसको रिजल्ट से मतलब है चाहे हारे चाहे जीते। और जब से 2022 से एक आंकड़ा है, 2022 के बाद जब से इन्होंने बेसबॉल खेलना शुरू किया है 75% चांस है टेस्ट मैच जीतने के। जो इनका जिसे कहते हैं अपर ऑर्डर है, उसने जो रिकॉर्ड है, जो सेंचुरीज की पार्टनरशिप है वो ज़्यादा की है। जो 400 रन का लक्ष्य है वो 8 बार इंग्लैंड की टीम ने बनाया है। सो बेसबॉल कहीं ना कहीं उनको तो हेल्प कर रहा है यार। लेकिन आज का क्या, अब आज क्या होता है अगर इंडिया को स्टार्टिंग में विकेट नहीं मिलती है? सबसे पहला जो असाइनमेंट रहेगी वो रहेगी हैरी ब्रूक की। आपको आना है हैरी ब्रूक को शॉर्ट बॉल करनी है और हैरी ब्रूक को आउट करना है और कुछ नहीं करना। मोहम्मद सिराज को लगाओ, बुमराह लगाओ, जिसको लगाना लगाओ, लेकिन हैरी ब्रूक का विकेट मिलना चाहिए। और हैरी ब्रूक की कमजोरी है शॉर्ट बॉल। और शॉर्ट बॉल आपकी टीम में अच्छी कौन करता है? प्रसिद्ध कृष्णा। बुमराह भी नहीं, सिराज भी नहीं। बिकॉज सिराज करते हैं हिट करते हैं डेक के ऊपर और बॉल जो है वो सीम करती है, स्विंग भी नहीं करती। बुमराह स्विंग कराते हैं, थोड़ी हिट करते हैं, दोनों सीम एंड सीम कराते हैं। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के पास वो उनके पास कद है, वो उनके पास जोर है जो कि अच्छी एक बाउंसर जो है सटीक कर सकते हैं उनके हेड की तरफ टारगेट करते हुए। टारगेटेड बाउंसर जो हैं वो प्रसिद्ध कृष्णा कर सकते हैं। सो हैरी ब्रूक को आउट करने की जिम्मेदारी आपको देनी होगी प्रसिद्ध कृष्णा को। और सबसे पहला विकेट हैरी ब्रूक का निकालिए और नया प्लेयर जो है उसको लेके आइए। दूसरा, ओली पॉप को आपको बुमराह को फेस कराना होगा। ओली पॉप के सामने बुमराह जो है वो आपके
स्ट्राइक बॉलर होने चाहिए। ओली पॉप आसानी से जो है वो सिंगल डबल ना निकाले, बिकॉज ओली पॉप जो है वो सिंगल डबल में ही अपनी स्ट्राइक चेंज करता है और टाइम लेने के बाद पता भी नहीं चलता कब ये 100 से 150 पे आ जाएगा। सो इसलिए ओली पॉप का विकेट भी जरूरी है। लेकिन अब यहाँ पे बेन स्टोक्स पड़े हैं, जेमी स्मिथ हैं, क्रिस वोक्स हैं, सो बैटिंग इनके जो कार्स है वो भी कर सकता है। सो इनके पास 9वें 10वें नंबर तक बैटिंग है इंग्लैंड के पास। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, इंडिया के पास रन कम है। अब रन कम होने के कारण जो है आप ज़्यादा अटैक भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज 262 रन जो हैं वो चाहिए इंग्लैंड को, ऑलमोस्ट जो इंडिया के अगर बराबर आना है। अभी दिन भी बहुत है, तीसरा दिन है अभी, आज चौथा 5वां दिन पड़ा है। लेकिन जो मेन कंसर्न है वो यहाँ पे ये हो जाता है, अगर कहीं पे बेन स्टोक्स को लग गया कि 262 रन बना लें और उसके बाद डिक्लेयर कर दें और टारगेट ले लें इंडिया से, तो हम चेस करने जाएंगे, वो ऐसे ही करेगा। अगर इंडिया के पास, अगर इंग्लैंड के पास मान लो आज शाम का दिन ख़त्म होते होते इंग्लैंड जो है वो 262 में से 230-40 रन बना लेती है और 20 रन पीछे भी होती है, चाहे 2 विकेट हाथ में है, भाई बेन स्टोक्स जो है वो डिक्लेयर कर देगा कि आओ बैटिंग करने आओ, टारगेट दो, 20 रन लो गिफ्ट में, टारगेट दो, हम चेज करेंगे, हारे जीते बाद की बात है। वो मैच को ओपन रखेगा, मैच को डेड नहीं होने देगा। ऐसा ही होगा। 262 में अगर मान लो 20-30 रन छूट भी गए, इंग्लैंड पीछे रह भी गया, नहीं जो है वो बराबर आ पाया, 0 नहीं हुई, लीड नहीं ले पाया, इंग्लैंड डिक्लेयर कर देगा और बोलेगा इंडिया को कि आओ हमें टारगेट दो, बैटिंग करो आके आज शाम को। सो पहला और दूसरा सेशन जो है इम्पोर्टेंट है। अगर इंग्लैंड ने यहाँ पे तेज़ी से रन मार दिए ना, तो शाम को मान के चलिए इंग्लैंड अगर ऑल आउट नहीं हुआ तो इंडिया को डिक्लेरेशन करने के बाद जरूर बुलाएगा कि आओ बैटिंग करो और टारगेट दो। फिर इंडिया 1.5 दिन बैटिंग करता है, 2 दिन करता है, कितने दिन करता है, ये देखने वाला हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत है इस मैच में। और बेन स्टोक्स जो है वो प्रॉपर इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। ब्रेंडन मैकुलम का दिमाग इसी तरफ दौड़ेगा कि कोई बात नहीं, 30-40 रन रह गए, कोई फिक्र नहीं, डिक्लेयर करो, शाम को इंडिया को बैटिंग के लिए बुला लो। सो इससे जो है वो इंडिया को सतर्क रहना पड़ेगा और जल्दी विकेट्स लेने पड़ेंगे अगर इस मैच में बने रहना है। जीतने की बात तो छोड़िए आप, जीत जाएंगे, अगर विकेट आ गए तो जीत भी अपने आप आ जाएगी, लेकिन इस मैच में बने रहना जरूरी है अभी। सो देखते हैं, इनिंग जो है वो स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में, लगभग 3:30 बजे जो है पहली बॉल जो है वो गिरेगी। और आज जो है आपको शार्दुल ठाकुर का भी यूज़ करना पड़ेगा। शार्दुल ठाकुर को कल यार यूज़ ही नहीं किया। ओली पॉप 100 रन बना गया, लगभग 70 रन पे खेल रहा था ओली पॉप, और दूसरी बेन डकेट की बात करें 62 रन मार के वो आउट हो गया। यार इन दोनों बंदों ने शार्दुल ठाकुर को फेस ही नहीं किया। शार्दुल ठाकुर आपके पास एक गोल्डन आर्म है जो कि जब भी बॉल करता है विकेट मिलता है, लेकिन उसका यूज करोगे तो विकेट मिलेगा, यूज ही नहीं करो तो विकेट कहाँ से मिलेगा। रविंद्र जडेजा का भी आपको सही इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिफेंसिव नहीं। रविंद्र जडेजा को आप अग्रेसिव रखिए। उनकी जैसे बॉल है, अगर मान लीजिए प्लेयर जो है वो बैट्समैन कट मारने जाता है तो वहाँ पे चांस है कि जडेजा की बॉल में इतनी स्पीड होती है और कई बार स्पिन हो गई तो वो कट नहीं बचता, तो वहाँ पे विकेट निकल सकता है। स्लिप लगा के रखिए, 2 स्लिप लगा के रखिए। सो थोड़ा स्ट्रेटजी में चेंज लाना पड़ेगा शुभमन गिल को। नए कप्तान हैं, धीरे धीरे सीखेंगे ऑब्वियसली, लेकिन बट गंभीर का रोल यहाँ पर बढ़ जाता है। नया कप्तान है लेकिन कोच तो पूरा जैसे कह सकते हैं आप माहिर है, अपने टाइम का एक लेजेंड है वो भी। सो कोच को ध्यान देना पड़ेगा कि कप्तान कहाँ पे गलती कर रहा है, थोड़ा बताना पड़ेगा। बाहर से फील्ड से इनसाइट्स जो हैं वो भेजनी पड़ेंगी रेगुलर, तभी जाके हो पाएगा ना। एक बंदे का तो काम नहीं है, ये पूरे मैनेजमेंट को, जो टीम मैनेजमेंट है उसको सोचना पड़ेगा। सो देखते हैं आज इंडिया जो है पहले सेशन में क्या करती है। मिलेंगे आपसे पहले सेशन के बाद। प्लीज़ आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। सब्सक्राइब करना मत भूलना और प्लीज़ सपोर्ट करो। अगर शेयर कर सकते हो 1-2 जगह तो वो भी कर दो। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको पहले सेशन के बाद लंच पे।